এক করছে কি? কেন করছে বুঝতে পারছি না। এটা আমার সকালে তো হচ্ছে। সকালে হয়েছে? এখানেই হচ্ছে কি তাহলে? ওটা স্ক্রিন হাউস। बोर्ड अपडेट है तो अगर नहीं देखो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर किया। স্ক্রিন শেয়ার করতে গেলেই সমস্যাটা বারবার হচ্ছে, কিন্তু এইটা আলাদা জিনিস, ওটা আলাদা জিনিস, সেটা চিন্তা করবি। देखिए की है नहीं था। अच्छा देखो लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया था। ये एक क्वेश्चन बाकी एग्जांपल है, क्वेश्चन वैसा नहीं, इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन वन बाकी है और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स करेंगे। उसके बाद जो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये वाला क्या बोला है, देखो बोल रहे हैं कि एबीसी इक्वल पार्टनर है, मतलब रेशियो क्या है 1:1:1। सी वांटेड टू रिटायर फॉर विच वैल्यू ऑफ गुडविल इज 90,000। द नेसेसरी जर्नल एंट्री। रिटायरमेंट के केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? तो रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कि गेनिंग रेशियो? गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट होने पे सैक्रिफाइस थोड़ी होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का गेन होगा। तो यहाँ पर देखो तीन पार्टनर है पहले से, ए बी सी, तीनों का रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3, जिसमें से कौन रिटायर कर जा रहा है? सी रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो फिर ए और बी का गेनिंग रेशियो क्या होगा? तो ए बी का बोला नहीं है कैसे प्रॉफिट शेयर करेगा, तो इक्वली मान लेते हैं, तब कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। या फिर ऐसा कर सकते हो कि सी जाने के बाद सी का 1/3 ए और बी अपने साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वैसे भी कर सकते हो। देखो एक्चुअल कंसेप्ट बता देते, बाकी कैलकुलेशन आसान है। देखो सी का 1/3 कौन लेगा? ए और बी। कैसे लेगा? अगर कुछ बोला नहीं है तो पुराने रेशियो में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/3 का 1/3, और पहले से इनके पास कितना है? 1/3। अभी डी कितना लेगा? सी का 1/3 का 1/3, और 1/3 पहले से है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1+3, 4/9। और इसका भी सेम ही होगा कैलकुलेशन, 4/9। तो फिर गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? जो ले रहा है वही तो गेनिंग हो जाएगा, है ना? 1:1 ही होगा। अगर चेक करोगे तो गेनिंग रेशियो वैसे तो देखो 1/3 -4/9 करोगे, एलसीएम 9 होगा, -1/9, और इसमें भी अगर करे तो 1/3 -4/9, सेम कैलकुलेशन है, तो गेनिंग रेशियो 1:1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज जो समझाएंगे, देखो ये क्या है, ये ए का ये वाला 1/3 मतलब क्या है, और बी का ये, हाँ ये है पुराना वाला। मतलब कैसे करके ए का न्यू शेयर निकाला? ए का न्यू शेयर कैसे होगा? एक मतलब कोई भी पार्टनर का, ए बोलो या बी बोलो, ठीक है, उसका न्यू शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? एग्जिस्टिंग को मैंने बाद में लिखा था, लिख देते, सीज शेयर इन ओल्ड रेशियो प्लस एग्जिस्टिंग वैल्यू, है ना? तो ए का 1/3 था वो तो रहेगा ही, बी का 1/3 था वो तो रहेगा ही, और सी का 1/3 में से ए कितना लेगा? कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो गेन कितना हुआ? यही तो गेन है, जो सी का शेयर लिया वही तो गेन है। तो गेन कितना है? 1/9, 1/9, देखो वही यार, है ना? 1/9 और 1/9, तो इसका मतलब ये वाला हम लोग का गेनिंग रेशियो हो गया 1:1। ठीक है, तो सी को कंपेंसेट किया जाएगा गुडविल का 1:1 में। सी गुडविल कितना है? 90,000। तो 90,000 में सी का शेयर कितना है? 90,000 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा? 30,000। अब ये कौन लेगा? ए बी देगा, ठीक है, हाफ हाफ में। ठीक है, तो हाफ हाफ होने से 15 और 15। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा? ए और बी देगा, तो 30,000, 15 और 15। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये लिखने से ही हो जाएगा। इसमें भी रिटायरमेंट के केस में भी नरेशन वही लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो अगर ये रिटायरमेंट हुआ तो गेनिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। और हम लोग तो नॉर्मली अभी एडमिशन ही पढ़ेंगे, इसके बाद एडमिशन पढ़ना होता है, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ, ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन जो भी हो कंसेप्ट सेम ही रहेगा कि एक में गेनिंग निकलेगा, एक में सैक्रिफाइसिंग। और जो चला जाएगा वो गुडविल लेके जाएगा तो गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट करेगा, और कोई आएगा तो फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन किया जाएगा बाय न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, छोड़ो, इससे कोई उतना है नहीं। यहाँ पर देखो ये 10 हम लोग कर चुके थे, ठीक है, 11 भी हम लोगों ने कर लिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो करने के बाद एमसीक्यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, ये वाला बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हम लोग को इसमें क्या कैलकुलेट करके देना है, गुडविल, और गुडविल का एडजस्टेड एंट्री कैलकुलेट करना है, मतलब एंट्री पास करना है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, वाइस क्लेवर एंड डल वेयर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:3 रेस्पेक्टिवली, द अकाउंट्स ऑफ द फर्म वेयर मेड अप टू 31st December एवरी ईयर। पार्टनरशिप प्रोवाइड क्या किया है, बोल रहा है ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। तो ये वाला क्या हो गया, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। एवरेज प्रॉफिट निकालना है कितने का, 3 years का। लेकिन वो 3 years कैसे निकालोगे, बोल रहा है अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग। अच्छा, अप टू द डेट ऑफ डेथ मतलब जिस दिन किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा उससे लेके 3 years। जैसे मान लो आज 31st जुलाई है, ठीक है, इस दिन अगर किसी पार्टनर का डेथ हुआ तो यहाँ से लेके बैक में कितना साल जाना है, 3 साल। मतलब ये जैन टू दिसंबर सोचने से नहीं होगा, जिस दिन किसी का डेथ होगा उससे बैक में जाकर जून तक, फिर ईयर जून टू जुलाई, जून टू जुलाई से करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोल रहा है लेकिन वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड, ठीक है। तो क्या करना है, 8% कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, वो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से। और फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर वो भी माइनस करना पड़ेगा, बट वो कितना है नहीं बोला है। द प्रॉफिट आर एज्यूम टू बी अर्नड एवरी सॉरी इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब है कि हर साल प्रॉफिट सेम हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में कोई चेंजेस नहीं है। ऑन 30th जून, अच्छा, और ये जुलाई था, ये जून आया, बोल रहा है ऑन 30th जून वाइज डाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30th जून 22 से लेके हम लोग को बैक में 3 years का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, उसका एवरेज करना पड़ेगा, तब गुडविल आएगा उतना इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि शायद 3 था, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखो इट वाज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन बैलेंस शीट। मतलब बोल रहा है कि गुडविल तो बैलेंस शीट में वैसे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखता है, AS 26 मना कर रखा है। ये तो हमें बताता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। जब तक किसी का गुडविल परचेज नहीं करोगे तब तक वो अकाउंट्स में नहीं अपीयर करेगा। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एंट्री करने बोला है। अब देखो बोल रहा है कि it was agreed for the purpose of valuation of goodwill that fair remuneration for work done by each partner 15,000 per annum। तो ये रेम्यूनरेशन माइनस होना चाहिए ना प्रॉफिट से, वो यहाँ पर बता रखा है कि फेयर रेम्यूनरेशन कितना है पर एनम, और ये एक एक पार्टनर का है। तो मतलब 3 पार्टनर का हर साल कितना रेम्यूनरेशन पे चला जाएगा, 45,000। एंड दैट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो ये क्या सभी का है, हाँ, ये इंडिविजुअली थोड़ी बोला है, 1,56,000 ईच, मतलब सभी का मिला के कितना है 56,000। इस पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8% करके, ठीक है। तो 8% जो निकलेगा वही तीनों का मिला के हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 8% करके 3 बार निकाल दिया,
क्योंकि अगर इसमें तीनों का कैपिटल है तो तीनों के कैपिटल पे 8% निकालोगे तो तीनों का ही तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। अच्छा, तो फिर बोल रहा है कि उसका डेथ होने के बाद बाकी दोनों इक्वली शेयर कर लेंगे। फॉलोइंग वेयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है कि इस पे इंटरेस्ट जो है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो चार्ज किया हुआ नहीं है, तो वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 3 साल का प्रॉफिट दिया, लेकिन ये प्रॉफिट कब का दिया हुआ है, जैन टू दिसंबर, क्योंकि इनका ईयर दिसंबर को खत्म होता है। तो 2019 का प्रॉफिट मतलब जैन टू दिसंबर, 20 का मतलब जैन टू दिसंबर, 21 का भी जैन टू दिसंबर, और 22 का मतलब भी हो गया जैन टू दिसंबर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या जैन टू दिसंबर का प्रॉफिट चाहिए? नहीं, हम लोग को बोला था कि कौन सा प्रॉफिट पे गुडविल कैलकुलेट करना है, जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा उसका बैक में जाके 3 इयर्स देखना पड़ेगा, मतलब उस अप टू दैट डेट तक 3 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग को बोल रहा है अब गुडविल कैलकुलेट करो, तो गुडविल कैलकुलेट करने बोला है एंट्री। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना ही इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, और कुछ नहीं, ठीक है। वो निकल जाएगा, बाकी आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाग को ना, देखो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा, तो सबसे पहले लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर कितने साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है, 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ भले 4 इयर्स दिया है, क्यों दिया है वो समझ लेंगे। 4 साल फिर क्यों दिया है देने दो क्वेश्चन में, बट हम लोग को गुडविल के लिए कितने साल का प्रॉफिट लेने बोला है, 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और 3 इयर्स तक का ही प्रॉफिट हमें लेने बोला है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर कितने ईयर्स का निकालना पड़ेगा, 3 इयर्स का निकालना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कैलकुलेट होगा, और उस प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, रेमुनरेशन 45,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट को फिर कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, ये इतना जगह रख देते, नीचे वर्किंग नोट बनाते थे। वर्किंग नोट नंबर 1, थोड़ा जगह ज्यादा ही रख दो, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब। अच्छा, तो हम लोग के पास मेनली कितना साल है, 4 साल, ठीक है। तो 4 साल को हम यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देते हैं। एक तो हम लोग का स्टार्ट हुआ है ईयर, पहला जो दिया हुआ है 19 को, तो 19 से लेके, मतलब ये 19 ही रहेगा, तो ये 1 जैन 2019 से 31 दिसंबर 2019, फिर इसके बाद 31 दिसंबर 20, फिर 21 और 22। एक बार बनाओ तुम लोग, हम इसको थोड़ा सामने करते हैं, कम हो गया मेरा जगह, ठीक है। तुम लोग अपना करो जैसे करो। 1 जैन 19 से 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22, ठीक है। अच्छा, अब डेथ कब हुआ है, 30 जून 2022, तो वो कहाँ पर आएगा, 30 जून 2022, मतलब यहाँ पर आएगा। 30 जून 2022 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हुआ है डेथ, ठीक है। तो यहां से लेके हम लोग को प्रॉफिट देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ पर। क्या बोला था कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, आफ्टर अप टू द डेट ऑफ डेथ।
अच्छा यहाँ तक 3 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो 30 जून 2022 को अगर 3 इयर्स होगा तो उसके हिसाब से ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 मई 2021, तो वो यहाँ पर आएगा, है ना। 1 मई 2021 या जुलाई होगा, मई नो, जैन दिसंबर, तो जून जुलाई होगा ना। हाँ, जुलाई अगस्त गुने नीचे 12 मास, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। हाँ, जुलाई से होगा ना, जुलाई से होने से ही तो जुलाई टू जून होने से कितना होगा, 1 ईयर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जुलाई 21, और एक पॉइंट आउट कहाँ करेंगे, 1 जुलाई 20, और एक पॉइंट आउट होगा 1 जुलाई 19, ऐसे होना चाहिए, 1 जुलाई 19, ठीक है। तो फिर मुझे कहां से प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 1 जुलाई 19 से लेके 1 जुलाई 20 तक का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, पहला मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट होगा 1 जुलाई 2019 से लेके 30 ऑफ जून कर देते हैं ना, मतलब एंड को तो एंड डेट लिखते हैं। अब तुम लोग 1 तारीख भी लिख सकते हो, मतलब नहीं समझ में आया, ये 1 तारीख तक ही लिखना है, लेकिन एंड वाला एक थोड़ी लिखते हैं, ओपनिंग डेट को एक लिखते हैं, तो एंड वाले को क्या लिखेंगे, 30, और 30 लिखोगे तो जून लिखोगे ना, जुलाई थोड़ी लिखोगे, तब तो 13 महीना हो जाए। ये चीज समझा पाए हम, ये क्यों 30th लिखा, ये जस्ट ओपनिंग और क्लोजिंग समझाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ईयर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर क्लोज होगा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेथ होने पे 3 साल इस तरीके से ही कैलकुलेट हो रहा है। अब हम लोग को प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग को कहां से कहां तक का प्रॉफिट चाहिए, तो ये पूरा 2019 का प्रॉफिट क्वेश्चन दे रखा है, कितना है 67,200, ये पूरा प्रॉफिट है 67,200, और हर साल प्रॉफिट इवनली है, बोल रहा है कि मतलब हर साल नहीं, हर मंथ प्रॉफिट इवनली है। तो ये हाँ, तो ये 67,200 तो 12 मंथ्स का है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, तो जुलाई से लेके दिसंबर कितना मंथ होता है, 6 मंथ्स, ठीक है। तो हम लोग 6 मंथ्स का निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा 67,200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, ये करने से कौन सा प्रॉफिट निकलेगा, ये वाला प्रॉफिट निकलेगा, है ना। ये देखो, ये जो पोर्शन दिखा रहे, ये वाला प्रॉफिट नहीं निकलेगा, यहाँ तक करेंगे तो। उसके बाद इस साल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ का 6 मंथ्स का प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो मुझे इस साल का पूरा प्रॉफिट चाहिए, जो कि है 75,600, और ये इसीलिए कर पा रहे क्योंकि प्रॉफिट इवनली है। 75,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू अगेन 6 मंथ्स ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक भी हम लोग का कितना हो रहा है, 6 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। तो पहले साल का जो जो साल हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, उसका पहला निकल जाएगा, कैलकुलेट करो। 33,600 प्लस 37,800 कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके तुम लोग को बाकी निकालना है। तो अब नेक्स्ट वाला डेट क्या लिखोगे, 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021, मतलब ये वाला हो जाएगा, ये यहां से लेके यहाँ तक का ईयर, ये जो ग्रीन कलर से किया, तो इसमें ये वाला कितना मंथ्स है, 6, सब 6 मंथ्स है, डेट तो सेम है ना, एक बार डेट कैलकुलेट हो गया तो वही सेम डेट के हिसाब से, तो टाइम ड्यूरेशन तो वही रहेगा। तो ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना था, 75,600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, और इधर का जब लेना है तो अब चेक करेंगे कितना प्रॉफिट था, 72,000, तो 72,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, तो पहला तो कैलकुलेट किया हुआ है, वो देख देख के लिखो, 37,800 ही आएगा ना। इसके ऊपर वाला जो कैलकुलेशन है ये तो सेम है ना, तो फिर ये वाला कितना आ जाएगा 36,000, और दोनों को ऐड करने पे 73,800 हुआ। सेकेंड ईयर हो गया, मतलब जो कैलकुलेशन का हमारा टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से सेकेंड ईयर हुआ। अब हम लोग को लिखना है 1 जुलाई 21 से 30 जून 22, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग का जो ये वाला डेट हो जाएगा, है ना। तो देखो, अप टू द डेट ऑफ डेथ हो गया, अप टू द डेट ऑफ डेथ हमें 6 मंथ्स करके इधर, मतलब प्रीवियस ईयर का 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट ईयर का 6 मंथ्स, ऐसे करके लेने से हम लोग का ये बन जा रहा है।
तो फिर से 72,000 तो आएगा ही, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, और ये वाले ईयर का देखते हैं कितना है, 62,400, ये पूरा था 62,400, तो 62,400 बाई 12 इंटू 6, तो पहले तो 36,000 ऑलरेडी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, और ये वाला अच्छा, तो टोटल 67,200, तो हम लोग को प्रॉफिट पता चल गया, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करेंगे, कैपिटल, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, मैंने नॉर्मली तुम लोग को जब भी करवाया है तो सब माइनस करके करवाया, माइनस मतलब जैसे 71,400 से माइनस इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल माइनस रेम्यूनरेशन, तो हर एक बार कितना माइनस होगा, रेम्यूनरेशन का तो 45,000 हो रहा था, अभी हम लोगों ने देखा था ना 15,000 पर मंथ करके एक एक पार्टनर को, तो 3 पार्टनर को 45, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,56,000 पे 8% करो कितना होता है, अब वो हम लोग माइनस कर सकते हैं इंडिविजुअली, हर एक जगह से एक एक बार करके, या फिर ये सबका एवरेज करके लास्ट में भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो हम लोग जो चाहो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, चलो, ईयर एंडिंग, पहला ईयर एंड कब हो रहा है, ऑन जून 2020, वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट कितना आया हम लोग का, 71,400, ईयर एंडिंग ऑन 30th of June 2021, फिर से वर्किंग नोट 1 से कितना आया, 73,000, अच्छा, फिर इसके बाद 67,200, टोटल करो, 2,12,400, ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट, 2,12,400, अच्छा, इसमें लेकिन वेटेड नहीं करना पड़ा, देखो इंक्रीज डिक्रीज, अच्छा फिर डिक्रीज हुआ है, नहीं लेकिन इसमें पूरा भी एडजस्ट तो हुआ नहीं है ना, वो सब माइनस करने से पता चलेगा, वो तो किया नहीं ना मैंने, एंड में करेंगे, नहीं समझ में आया अभी, ये देखो दो चीज माइनस करना बाकी है ना, पार्टनर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो माइनस है, अच्छे नंबर, हाँ तो फिर ट्रेंड वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, चलो तब तो ठीक है, नहीं तो भी इसको ठीक करना पड़ता, ठीक है, तो कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट पर एनम, ठीक है। अब इससे क्या क्या लेस करना है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 15,000 इंटू 3, 45,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,56,000 इंटू 8%, कितना हो जाएगा, तो सब माइनस कर दो इससे, 13,320, ये हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, है ना, ये एवरेज प्रॉफिट ही हुआ। तो अब गुडविल निकाल लेते हैं, गुडविल हो जाएगा, गुडविल हो गया एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, 3 लिया था हम लोग, मतलब 3 दिया हुआ ही है, हाँ। अब इसमें डब्ल्यू का शेयर, डब्ल्यू का डेथ हो रहा है 39,960 इंटू डब्ल्यू का शेयर कितना, 4/10, 984, ठीक है। तो डब्ल्यू को कंपेंसेट कौन करेगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा, तो एंट्री में टू डब्ल्यू कैपिटल होगा 15,984, अब चेक करना पड़ेगा कौन गेनिंग पार्टनर है, तो यहाँ पर हम लोग
चेक कर लेते हैं। मेरा यहाँ जगह है, ठीक है, तो हम वर्किंग नोट टू ऊपर लिख के कर दे रहे हैं, यहाँ इतना जगह पड़ा हुआ है, नहीं तो फिर ये पीछे चला जाए। थोड़ा सा ऊपर तो हाँ, डब्ल्यू सी और डी, तो ओल्ड रेशियो कितना था? 4/10, 3/10 और 3/10, ठीक है। न्यू रेशियो क्या होगा? डब्ल्यू चला जा रहा है, ठीक है, तो सी को 3/10 प्लस कितना मिलेगा? नहीं, न्यू रेशियो बोल दिया, ये लोग इक्वली शेयर करेंगे, यहाँ पर बताया था, ये देखो, आफ्टर हिज डेथ इक्वली, ये देखो। तो फिर हाफ हाफ लिख लेते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, कितना लिखेंगे? हाफ और हाफ, ठीक है। तो फिर देखते हैं गेन होना चाहिए, कितना गेन हो रहा है? 3/10 मतलब 30% था, 50% हो गया, मतलब 20% गेन होगा। 2/10, 3/10 माइनस हाफ, हाँ, तो फिर गेन हो रहा है 1:1, तो 1:1 में कंपेंसेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? क्या नाम था? हाँ, सीज कैपिटल और डीज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, हाफ ऑफ मतलब 15,984 का हाफ, 7,992, 7,992 being goodwill adjusted, being goodwill adjusted. मेन यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही था, ठीक है, और मैंने एक बार में एवरेज करके दिखा दिया। देखो अब हम लोग का सिंपल होगा कि वेटेड, देखो हम लोग का क्योंकि सेम अमाउंट माइनस हो रहा है तीनों ही प्रॉफिट से, तो उतने उतने से डिक्रीज होने के बाद ओवरऑल मैटर सेम ही रह जाएगा, है ना। जैसे मान लो मेरा 10 रुपया, फिर 15 रुपया, फिर 12 रुपया, अब यहाँ से भी मुझे 2 माइनस करना है, यहाँ से भी 2 करना है, यहाँ से भी 2 ही माइनस करना है। तो फिर ये जो ट्रेंड दिख रहा है कि पहले 10 फिर 15 फिर 12, मतलब इंक्रीज देन डिक्रीज, यही वाला पैटर्न रह जाएगा, सिर्फ वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग पहले एवरेज कर भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पहले एवरेज मतलब जब स्टार्टिंग में करने जाओगे तब जैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके माइनस करने से भी होगा। तो ये देखो, अगर तुम लोग अलग अलग माइनस करते तो कितना होता? 71,400 माइनस कितना करना पड़ता? 45,000, 12,480। हम नॉर्मली ऐसे करवाए हैं बाकी सब क्वेश्चन में, लेकिन इसमें टाइम लगता है ना, तो अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार माइनस करना है, तो तीनों का एवरेज करने से ये देखो, इसका एवरेज करोगे तो कितना आएगा? 45 ही आएगा, और इसका भी एवरेज करोगे तो कितना है? उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर एवरेज करने से उतना ही आएगा तो एक एक बार माइनस करने से ही तो हो जाएगा, एवरेज से एवरेज तो माइनस कर ही सकते हैं ना, इसीलिए माइनस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और अगर चाहोगे तो इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते हो, करने से फिर यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो भी पहले वाला वैल्यू से दूसरा वाला ज्यादा होगा, फिर नेक्स्ट वाला कम हो जाएगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हो, फिर उसका एवरेज जब करोगे डायरेक्ट कौन सा आंसर आएगा? ये वाला 13,320 आएगा। एक बार बता दो तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर तो 20। अच्छा, फिर इधर वाला 16,320, फिर ये वाला 9,720। ठीक है, तो देखो वही वाला इंक्रीज, फिर ये टोटल करके टोटल करो कितना आ रहा है? 9,720, 39,960। अब डिवाइडेड बाई 3 कर दो, आ गया। ऐसे भी करने से आ जाएगा। अब ये क्यों मैथमेटिकली ठीक हो जा रहा है? वही कि अगर इसका एवरेज कर रहे हो तो इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, और एवरेज वैल्यू ये जिनका स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर हम लोग एरिथमेटिक मीन में पढ़े हैं ना, कि अगर मेरा वेरिएबल्स चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है, तो मेरा वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वही मेरा एम का वैल्यू होगा या जीएम का भी होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा।
ठीक है, चलो अब हम लोग इस पे कर लेते हैं ये वाला। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यू। वैल्यू तो कर रहे हैं, कितना बार वैल्यू किया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली वैल्यूएशन होता है, इंटेंजिबल है बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर। हाँ देखो, एडमिशन में भी क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, डेथ में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, और अगर प्रॉफिट रेशियो चेंज करने के लिए ही कुछ टास्क ये लोग कर रहे हैं तो उसमें तो होता ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो फिर ये वाला क्या हो गया, ट्रू। तो ये हम लोग का क्या है, फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। Goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profit expected in future over and above the normal rate of profit। बोलो ये ठीक है, ये तो गुडविल का डेफिनेशन ही बोला है ना। तो गुडविल क्या है, रेपुटेशन है, जैसे कि तुम लोगों ने फर्स्ट दिन बोला था कि गुडविल रेपुटेशन है, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या है, रेपुटेशन कैसे मेजर करना है, प्रॉफिट के बेसिस पे। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा, बोल रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट बाकी नॉर्मल प्रॉफिट से जितना कोई फर्म ज्यादा कमाएगा वही उसका गुडविल होगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सोन एज एन एसेट। कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि AS 26 मना कर रखा है, एडमिशन रिटायरमेंट ये सब के वक्त तो पार्टनर खुद कैलकुलेट करता है, सेल्फ जनरेट गुडविल बनाता है, तो वो तो नहीं दिखा सकते हैं ना, मना कर रखा है AS 26 में। ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसा कहाँ लिखा है, सिंपल एवरेज यूज करो, वेटेड एवरेज यूज करो, जो सुटेबल होगा वो यूज करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट सब होता है। सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब तो वही है कि नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। ट्रू। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बाकी लोग जो कमाते, मतलब कोई भी लोग वो बिजनेस करेगा तो नॉर्मली जितना कमाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। फॉल्स। पास्ट प्रॉफिट के साथ क्या लेना है, पास्ट प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आया था वो पास्ट का नॉर्मल प्रॉफिट था। अभी इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न। अच्छा, फिर इसके बाद बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, सिंस गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। हाँ, तो ये तो हम लोग करते हैं कि गुडविल को रेज नहीं कर सकते तो हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू से दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर at the time of admission of partner, goodwill brought in by the new partner is shared equally by the old। नहीं, equally नहीं होता है, कैसे होता है, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसा बोलेगा मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब ये वाला बोलो, ये जो MCQ है, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर डैश सैक्रिफाइसिंग। अभी तो ये जो 10th वाला था और ये दोनों सेम ही तो है ना, तो सैक्रिफाइसिंग আমি এটাতে দাগ দিয়ে দিয়েছি তাই দেখছি সি আছে, ঠিক আছে। अच्छा, फिर बोल रहे हैं देखो, AB आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन एडमिशन। C brings 70,000 कैश एंड 48,000 अगेंस्ट गुडविल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5:4। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो A और B का क्या होगा, कैलकुलेट निकालो कितना आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। AB पहले था 5/8 और 3/8। C नया आ रहा है, अच्छा न्यू रेशियो दे दिया 7/16 হচ্ছে 5/16 और 4/16। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालोगे, 5/8 माइनस 7/16, 3/8 माइनस 5/16, 10 माइनस 7, 3
by 16 और 1/16, तो कितना हो जाएगा 3:1। हाँ, मतलब ऑप्शन ए। बोलो, हुआ है सबका कैलकुलेशन? 3:1 होगा आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करो, करने से पता चलेगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को इम्पैक्ट नहीं करेगा? इसका मतलब बोल रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ कस्टमर। एक्सेप्ट बोला है ना, तो नहीं करेगा। নেচার তো করবি, তুমি কি জিনিসের বিজনেস করছো সেটা তো একটা গুডউইলের উপর ইম্প্যাক্ট আনবে। আর তুমি যদি কোনো মনোপলি বিজনেস করতে পারো তাহলে তো তোমার গুডউইল অটোমেটিক্যালি বেশি জেনারেট হবে। এফিসিয়েন্সি তো পড়ে, তারপর লোকেশন कस्टमर की लोकेशन के साथ क्या, हमारा घर कहाँ पर है उससे बिजनेसमैन का गुडविल का क्या लिंक है? अगर हम लोग किसी के, देखो हम लोग भी तो कंज्यूमर, हर कोई कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग तो कितने सारी चीजों के कंज्यूमर हो सकते हैं ना। जैसे मान लो मेरा तो ग्रोसरी शॉप नहीं है, तो ग्रोसरी मेरा हम ग्रोसरी के यहाँ कस्टमर हो गए, तो मेरे लोकेशन के साथ उनका क्या लेना देना? कुछ नहीं, ठीक है। मेडिसिन ले रहे हैं हम लोग, तो फिर वो उस हमारे नेचर लोकेशन भी के तो हो साथ सकता है, नेचर क्योंकि कोई भी बिजनेस का नेचर हो, अगर वो चल अच्छे से रहा है तो गुडविल तो हो गई। यहाँ तो लोकेशन एक्सेप्ट इसलिए बोला है मैटर ना। हाँ, तो ये तो इफेक्ट करता है, ये तो कौन सा इफेक्ट नहीं करता? हाँ, नहीं करता के लिए ही बोल रही थी। नेचर ऑफ बिजनेस नहीं करेगा, करेगा गुडविल को इम्पैक्ट। किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? अगर मोनोपोली बिजनेस कर रहे हो तो गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट अच्छा करता अच्छा। है, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इम्पैक्ट करता है, कस्टमर का लोकेशन के साथ। ये तो नॉर्मल बात है ना। देखो कस्टमर के लोकेशन के साथ क्या लेना देना बिजनेस? अब हम्म। बिजनेस जो करोगे तो वो क्या कस्टमर के लोकेशन देख के करोगे? तो वो कहाँ कहाँ का कस्टमर होगा, सबका लोकेशन के साथ हमें क्या लेना देना, ठीक है। अब हाँ बोल रहा हाँ है ठीक। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड। सी दोनों ही, ठीक है। आइए। इंक्रीज या डिक्रीज होने से ये होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर होगा? बी इक्वली, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर का कैलकुलेशन दिया है, करो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। बोल रहा है, अच्छा काफी सारा डेटा दिया है। बोल रहा है द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर लास्ट 4 years बोल रखा है। 18-19 का लॉस है, 19-20 का भी लॉस है। अच्छा, फिर इसके बाद प्रॉफिट, फिर इसके बाद प्रॉफिट, पहला 2 साल लॉस, फिर 2 साल प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 lakh। द रेट ऑफ इंटरेस्ट expected from capital invested is 12%. Remuneration of partner is estimated to be 1,000 per month, not changed in the above loss, not charged, sorry, not charged on the above profit or loss। मतलब इसमें वो चार्ज किया हुआ नहीं है। गुडविल निकालने बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 4 years। तो निकालो, सुपर प्रॉफिट निकालो और एवरेज प्रॉफिट निकालो। पहले क्या निकालोगे? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हाँ, तो 10,000 लॉस है, रेम्यूनरेशन कितना है 1,000 पर मंथ, तो माइनस कितना 11,000। ओ अच्छा, इंटू 12, तो 12,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव है दोनों। লস তো লস থেকে আরো এক্সপেন্স পে হচ্ছে, দুটো তো নেগেটিভ। कितना हो जाएगा? लास्ट क्लास किया था ना ऐसा, एक नेगेटिव वाला था, तो वैसे ही होगा। तो फिर उसके बाद कितना है 2500, फिर उससे कितना माइनस करोगे 12,000, तो कितना हो जाएगा 14,500। ये भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। फिर 98,000 प्रॉफिट है, उसमें से माइनस करो 12,000, कितना आ रहा है 86। अच्छा, फिर इसके बाद 76,000, उसमें से माइनस करना चाहिए 12,000, कितना हो जाएगा 64,000। अब ये सबको ऐड करो, 64, 86 माइनस 14,500 माइनस 22,000। पॉजिटिव 1,13,000
500 डिवाइडेड बाय 4 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रेंड नहीं है, देख लो, नेगेटिव, ये नेगेटिव कम हो गया, फिर ये पॉजिटिव और इससे ये कम हो गया है। कत लागेगा? 28,375। अच्छा, ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अच्छा, ये कैपिटल भी तो माइनस होना चाहिए। गलत है। ও আচ্ছা, সুপার প্রফিট বলেছেন। ওটার জন্য রেটটা দিয়েছে। हाँ ठीक है, 28,375। ठीक है, अब हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट, इसका एवरेज निकाल लिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। 2 लाख पे 12%, 20,000। तो निकालो सुपर प्रॉफिट। 4,375 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना बोला था? 2। तो 4,375 इंटू 2, 8750 आ रहा है, तो बी। हाँ ठीक है। तो इसमें भी हम लोग चाहते हैं तो सारे प्रॉफिट का एवरेज करके लास्ट में सिर्फ 12,000 माइनस करने से भी आ जाता। करके देखो, करके देखो। 10,000 नेगेटिव, 2500 नेगेटिव, मतलब 12,500 नेगेटिव, फिर उसमें ऐड 98,000, ऐड 76,000 डिवाइडेड बाय 4, 12,000। তাহলে কিছু একটা ভুল ক্যালকুলেট হয়ে গেছে, কাছাকাছি 2080 আসার কথা, কিছু ভুল হয়ে গেছে। ठीक होगा, क्योंकि इसमें आया तो उसमें भी आएगा ना, बस इतना ही है कि 12,000 तो एक बार कर रहा है। ये वाला देखो, बोल रहा है ये वाला कितना है? 8750, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है। बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1। अच्छा, तो पहले 3:1 था, अब 2:1 होगा। टू गिव इफेक्ट टू दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दे डिसाइड टू वैल्यू गुडविल एट 30,000। जर्नल एंट्री पास करने बोला है। इफ गुडविल नॉट अपियर इन द ओल्ड बैलेंस शीट एंड शुड नॉट अपियर इन द न्यू बैलेंस शीट। बोल रहा है पहले भी इनके बिजनेस में बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं था, मतलब इनका कोई परचेज गुडविल नहीं था, अभी भी इनका कोई परचेज गुडविल नहीं है। तो ठीक है, नहीं है, हम लोग को तो एंट्री पास करना है। तो एंट्री किस हिसाब से पास करोगे कि रेशियो चेंज होने से कौन से पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ और कौन से पार्टनर को गेन हुआ। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। तो एबीसी का रेशियो क्या था? 3/6, 2/6, 1/6, और न्यू वाला हुआ 2/5, 2/5 और 1/5। अब चेंजेस निकालो, कितना? 15 माइनस 12, 3/30 आ रहा है मेरा। ये वाला देखो, वो तो बेटा 3/30 है। 10 माइनस 12 माइनस 2/30, और ये वाला 1/6 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/30। तो देखो मेरा माइनस आ रहा है, मतलब ये वाला वैल्यू बिगर है, तो न्यू वाला अगर ज्यादा है तो अभी ज्यादा मिल रहा है। तो ये गेनी, ये भी गेनी, और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बी कैपिटल, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, अब गुडविल कितना था? 30,000। तो ए के अकाउंट में जाएगा 30,000 इंटू 3/30। निकालो कितना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,000, और इसका हो जाएगा 30,000 इंटू 2/30। बी का 30,000 इंटू 2/30, तो कितना हो जाएगा? 2,000। तो ये 1,000 होना चाहिए। 30,000 इंटू 1/30, हाँ, तो 3,000 কত হচ্ছে? 30,000 इंटू 1/30, तो 1,000, मतलब बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल, यही वाला दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन ए सही। ठीक है, देखो ये स्ट्रांग हो जाएगा ना कि कैसे करके करना है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, सभी में यही करना है हम लोग को। गुडविल का ट्रीटमेंट जब भी देगा, ये सब गलत है। देखो, गुडविल डेबिट तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुडविल अपीयर कर ही नहीं सकता है बैलेंस शीट में। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ए बी सी और 2 गुडविल, तो ये अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं भी करते, ये ऑप्शन भी गलत,
ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि गुडविल को यहाँ पर राइट ऑफ क्या है, राइट ऑफ कब होता है, अगर पहले से गुडविल है तो ना उसे हटाओगे, जब किसी के पास गुडविल ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है, तो उसको क्रेडिट कहाँ से करेगा, जब अकाउंट ही नहीं है उसका तो क्रेडिट तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वाला, एडमिशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो एडमिशन जब होता है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एक तो अभी हम लोगों ने इतना बार पढ़ा जो कि है गुडविल का। ठीक है, गुडविल जैसे हम लोगों ने एडमिशन जैसे पढ़ा है वैसा ही एडमिशन में गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। देखो ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है ना, यही हम लोग को पूरे एडमिशन में करना पड़ता है। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं, 4 पॉइंट मेन है, इसी को ध्यान में रख के हमें करना है। तो हेडिंग कर लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी एडमिशन होता है तो एसेट का भी क्या होता है पता है, रीवैल्यूएशन होता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और लाइबिलिटी का भी होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज, एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच रीवैल्यूएशन, एंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच सच रीवैल्यूएशन। क्योंकि रिवैल्यूएशन करोगे तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो एक आएगा ना, जैसे एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा, एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो लॉस होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस, कम होगा तो प्रॉफिट। अब सब मिला के मतलब एसेट लाइबिलिटी दोनों चीज हो रहा है तो उसमें नेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली तो एसेट बढ़ने से प्रॉफिट ही होगा, लेकिन मान लो हम लोग का लाइबिलिटी भी बढ़ा तो फिर हो सकता है कि वो प्रॉफिट न्यूट्रल हो गया या फिर कम ज्यादा हो गया, वो भी तो हो सकता है ना। तो फिर यहाँ पर रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन से जो भी आएगा वो किसको जाएगा, ट्रांसफर। हाँ ये ट्रांसफर लिखा है, ठीक है, 30 लेसन। हाँ, ट्रांसफर इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अब ओल्ड पीएसआर किसका होगा, ओल्ड पार्टनर लोगों का ही होगा। हम लोग तो एडमिशन पढ़ रहे हैं ना, तो जो नया पार्टनर आएगा वो उसका थोड़ी कोई ओल्ड पीएसआर होगा, तो ये किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑल पार्टनर मतलब ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर का बात हो रहा है, चाहो तो एग्जिस्टिंग वाला लैंग्वेज ऐड कर लो, लेकिन देखो ओल्ड पीएसआर तो उसी का ही होगा ना जो लोग पहले से है। ठीक है, जो नया आया वो थोड़ी काउंट हो रहा है इसमें। अच्छा, और क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिखो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among the old partner among the old partner सैक्रिफाइसिंग लिख दो ब्रैकेट में, मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी का बात हो रहा है। ओल्ड पार्टनर मतलब ओनली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, और 2 पॉइंट होगा, देखो और लिखो कि एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस रिजर्व, लिखो एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व लाइंग इन बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में अगर पड़ा हुआ है, मतलब नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, पुराना वाला जो बैलेंस शीट है वहां पर हमें कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है या कोई रिजर्व दिख रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले ट्रांसफर हो जाएगा इन, हाँ, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। उन्हीं को क्यों मिलेगा, नए वाले पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जनरेट करने में नया पार्टनर का कोई भी कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो उसको नहीं मिलेगा। तो भाई तुम लोगों ने अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व जनरेट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने अंदर, ठीक है।
क्योंकि वो तो कर सकते हैं ना, गुडविल को तो कर नहीं सकते, इसीलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए पैसा लेके आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि गुडविल के लिए लेके आओ पैसा या अपने कैपिटल से एडजस्ट करवा लो। बट ये सब तो डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो काम खत्म ना, फिर इसके लिए आने वाले पार्टनर को हम लोग को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर लिखो एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर हुआ, एनी अनरिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस अगर हुआ तो वो भी शुड बी रिकॉर्डेड, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जब क्वेश्चन में एक एक करके आएगा तो हम लोग और भी अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे करके करना। लिख लो। लिखे हो तुम लोग, डॉट डॉट ही दे दो, तुम लोग लिख रहे हो बोल के मैं नहीं लिख रही। सो देखो यहाँ पर वही बोला था, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। अच्छा हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ये करना पड़ता है, लिखवाया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Reserve lying in the balance sheet transferred to the capital account of old partner in their old profit sharing ratio। अच्छा देखो रिवैल्यूएशन ये एंट्री लिखवाया नहीं है और लिखवाएंगे भी नहीं, ये तुम लोग को पता होगा। देखो एसेट कम होने से एसेट क्या होगा, क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होने से लाइबिलिटी क्या, बढ़ने से क्या होगा, क्रेडिट। ये लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है, ये एसेट डिक्रीज हुआ है, क्योंकि एसेट बढ़ने से क्या होता है, डेबिट, ठीक है। तो अब ये जो एसेट बढ़ने से प्रॉफिट और लाइबिलिटी बढ़ने से लॉस, तो ये प्रॉफिट या लॉस को कहाँ दिखाना है, तो अकाउंट का नाम लिखना है रिवैल्यूएशन या फिर पीएल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मली रिवैल्यूएशन यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। कभी किसी क्वेश्चन में अगर पीएल एडजस्टमेंट बोल दिया है तो हम लोग पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, तब रिवैल्यूएशन लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेट करेंगे कि प्रॉफिट बाकी लॉस, और वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो सीधा यहाँ क्वेश्चन में ये सब हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। ये मेमोरेंडम का पॉइंट ये पढ़ना पड़ेगा, ये जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन क्या होता है। ये वाला देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 1 में बोला है जर्नल एंट्रीज करना है टू रिकॉर्ड द अबव, आल्सो गिव द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोल रहे हैं द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 1 Jan 2022 का है बैलेंस शीट। ट्रेड पेबल राम्स कैपिटल मोहन्स कैपिटल बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल बैंक। बोल रहा है कि ऑन दिस डेट, मतलब ये वाला 1 Jan 22 को श्याम वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। क्या क्या कंडीशन था, बोल रहा है कि 25,000 क्या लेके आना है, कैपिटल, और 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो पहले बोलो इसका एंट्री क्या करोगे, श्याम्स कैपिटल लिखना पड़ेगा। और ये 10,000 शेयर ऑफ गुडविल बोला है, तो इसका मतलब क्या, कैश में लाया, शेयर ऑफ गुडविल बोले कि अगर नहीं लाया होगा ना तो क्वेश्चन बोलेगा कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो। जब वो बोल दिया है तो इसका मतलब कैश नहीं है। बाकी सारे केसेस में हमें मानना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री करेंगे क्योंकि कैश ला रहा है। तो पहले 1 वाला एंट्री करो, क्योंकि हम लोग को तो एंट्री और बैलेंस शीट ही बनाने बोला है। तो है इलस्ट्रेशन जर्नल एंट्रीज होगा 1/1 डेट है 1/1/22। हम उतना कॉलम नहीं बना रहे, डेट पर्टिकुलर तुम लोग जब करोगे बना लेना। यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000। नैरेशन अगर लिखोगे तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग वालों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो कैलकुलेट करेंगे तभी पता चलेगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट, बाकी क्रेडिट कौन कौन होगा वो जब तक रेशियो नहीं निकलेगा तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा जगह रख देते, ठीक है। तो 2 एंट्री हो गया, थर्ड नंबर एंट्री के लिए थोड़ा जगह रख दो, अगर दोनों पार्टनर हुआ तो 2-2 करके 2 एंट्री होगा, अदरवाइज 1 एंट्री होगा, ठीक है, उतना जगह हम लोग रख देते। फिर उसके बाद देखो बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया 5:3:2, पहले वाला कितना था 3:2, ठीक है। अच्छा एसेट रीवैल्यू हुआ है, बोल रहे बिल्डिंग 25 हो गया, पहले बिल्डिंग कितना था 18, ठीक है, ये 18 था, अब कितना हो गया है, तो बढ़ गया है, तो बिल्डिंग बढ़ने से बिल्डिंग एसेट है तो बिल्डिंग डेबिट होगा, ठीक है, तो बिल्डिंग एसेट है बढ़ा है तो बिल्डिंग डेबिट होगा, तो लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है 7,000 है, কত ছিল 25 माइनस 18, ठीक है, तो एंट्री हमेशा इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू से ही होता है, क्योंकि उतने से ही प्रॉफिट या लॉस होगा ना, तो फिर उतना लिखना होता है। फिर उसके बाद प्लांट मशीनरी 12,000 हुआ है, पहले कितना था 15, तो ये तो डिक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज है, इसका एंट्री हम यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो वो मतलब इधर बिल्डिंग डेबिट फिर नीचे 2 प्लांट एंड मशीनरी ऐसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो हम इसको 2 रिवैल्यूएशन बोल के क्रेडिट कर देते हैं 7,000। अब प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ है तो 2 प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, तो कितना कम हुआ है 3,000, पहले कितना था अभी हो गया है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,000। अच्छा देखते हैं और कुछ कम हुआ है तो लिखेंगे, नहीं तो इसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट बोल के लिख देंगे, तो देखते मैम 2 हैं इसके बाद एक था, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट होने से नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, लॉस होने से डेबिट होता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज 12,000, तो इन्वेंट्रीज 12,000 का 12,000 ही है, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल डेट के लिए 9,500 माना है, जबकि ये पहले कितना था 10,000, तो डेटर कितने से कम किया है 500, तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे टू ट्रेड रिसीवेबल 500 हो रहा है ना, मतलब 10,000 माइनस 9,500, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। अच्छा और एक पॉइंट था, बोल रहे इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये क्या है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो मैंने जो तुम लोग को पॉइंट लिखवाया कि हमें एडमिशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ तो उसका एंट्री, लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ तो उसका एंट्री, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। फिर बोला कि कोई गुडविल होगा तो उसका एंट्री, तो यहाँ गुडविल है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो पॉइंट हट गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस बोला था, वो भी यहाँ पर नहीं है। देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, कुछ दिख रहा है तुम लोग को, किधर दिखेगा, प्रॉफिट रहा तो किधर दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में दिखेगा ना, ठीक है, लेकिन अनरिकॉर्डेड एक लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखवाया ना अभी, कितने नंबर पॉइंट में, यही तो नहीं, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इसमें, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। 1,500 फॉर गुड्स रिसिप्ट, मतलब ये क्या है क्रेडिटर, क्रेडिटर से तो गुड्स रिसिप्ट करते हो, तो क्रेडिटर से 1,500 का गुड्स रिसिप्ट किया बट उसका एंट्री नहीं किया, अब उसका एंट्री करोगे तो उसमें फिर क्रेडिटर का एंट्री जो करोगे तो परचेज टू क्रेडिटर नहीं करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स वगैरह तो बन चुका है, तो उसको भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू से दिखाना है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने से लाइबिलिटी क्या होगा बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है क्रेडिटर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रेड पेबल, क्योंकि जब ट्रेड रिसीवेबल लैंग्वेज यूज करें तो उसको क्या लिख देंगे ट्रेड पेबल, तो फिर डेबिट किसको करेंगे रिवैल्यूएशन, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीनों एक साथ कर दिया है, तो तुम लोग को ये चीज समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ रिवैल्यूएशन अगर इंडिविजुअली करते तो रिवैल्यूएशन टू ट्रेड पेबल करते, उसी को मैंने तीनों को एक ही साथ दिखा दिया, क्योंकि तीनों केस में हम लोग का डेबिट ही हो रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, वही बोल रहा है, तो 3,000 4,000 और 5,000, ठीक है। ये एसेट इसमें लिखना चाहिए नरेशन बी, ये वाला हो जाएगा बीइंग एसेट इंक्रीज्ड, ये हो जाएगा बीइंग एसेट रिड्यूस्ड एंड लायबिलिटी रिकॉर्डेड, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा बैलेंस शीट बनाने के लिए जगह रखना है हम लोग को,
तो बैलेंस शीट में ऐसे लिखना चाहिए, बैलेंस शीट पूरा लिखना पड़ेगा तुम लोग को, ऑफ राम ओ प्रॉफिट व लॉस তাই তো, হ্যাঁ ওটা তো করলাম, ঠিক ঠিক। वो तो नहीं किया, अरे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नेट करके वो तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। 7,000 का क्या है प्रॉफिट और 5,000 का क्या है लॉस, तो रिवैल्यूएशन में नेट क्या हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना लिखे 7,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा 2,000 टू राम, राम्स कैपिटल और मोहन, ठीक है। जो ओल्ड पार्टनर है ना, क्योंकि श्याम का एडमिशन हो रहा है तो सिर्फ राम और मोहन का ही अकाउंट में ये अमाउंट जाएगा, कैसे जाएगा ओल्ड पीएसआर में, ये भी लिखा था ना हम लोगों ने। तो ओल्ड पीएसआर कितना है 3:2, तो 3/5 और 2/5 में कितना हो रहा है उतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1200 और 800 इसमें लिखेंगे बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड श्याम एज ऑन 1/1/2020। liabilities assets, अच्छा एक एंट्री अभी तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी तो करना पड़ेगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के, तो इतना जगह रख दो बैलेंस शीट हो जाएगा, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में क्या क्या डेटा आएगा, चाहो तो लिख सकते हो। देखो ट्रेड पेबल कितना आएगा 15,000 पहले से था, और ट्रेड पेबल कितना बढ़ा अभी हम लोग का, हाँ तो ट्रेड पेबल हो जाएगा 15,000 प्लस 1500। जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया वो ट्रेड पेबल के नाम से किया, वही करना बेटर है, ताकि लेजर मिल जाएगा इधर ना हम लोग। अच्छा उसके बाद तीनों का कैपिटल आएगा, राम मोहन और श्याम, तो राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल, ठीक है। अच्छा तो राम का कैपिटल कितना है, राम का कैपिटल था पहले 20 और मोहन का था 25, तो 20 इसमें जब तक वो एंट्री नहीं होता है तब तक नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर लिख के रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितना लिखोगे, हाँ तो बिल्डिंग पहले था 18,000, एंट्री में देखो कितना इंक्रीज हुआ है 7,000, तो कितना हो जाएगा 25,000। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, तो प्लांट एंड मशीनरी 15,000 था, माइनस हो जाएगा 3,000, एंट्री में देखो 3,000 से क्रेडिट हुआ है, तो कम हो जाएगा 12,000। अच्छा फिर इन्वेंट्रीज 12,000 था, 12,000 ही है, ऐसा ही लिख के दिया था, ठीक है, तो ये जैसा है वैसा रख देंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम में लिख दो 10,000, लेस कर दो प्रोविजन फॉर, बोला है ना बैड डेट के लिए, तो पीबीडीटी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो 500, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9,500। और बैंक बोले सुने कि हाँ बैंक 5,000, तो बैंक में 5,000, और ये वाला हम लोग ऐड कर सकते थे, बैंक का तो कोई एंट्री होगा नहीं, एक बार 25,000 ऐड करेंगे और एक बार 10,000, 25,000 और 10,000 40,000, तो इधर ऐड कर लो कितना 98,500, इधर भी उतना ही आना चाहिए, वो देख लेते चलो। तो अब क्या बाकी रह गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, तब जाके वो एंट्री कंप्लीट होगा।
तो R, M और S लिख दिया, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5 2/5, हाँ 3/5 और 2/5। न्यू रेशियो था 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइस और गेन क्या हो रहा है देखते हैं। वैसे तो होना चाहिए सैक्रिफाइस, फिर भी यहाँ पर हाँ, तो ये हो गया 10, 6 - 5 मतलब 1/10। तो ये वाला फिगर पहले वाला ज्यादा है, तो इसका क्या हो गया सैक्रिफाइस। 2/5 - 3/10, 10 4 3 1/10, ये भी सैक्रिफाइस पॉजिटिव आ रहा है। ये 1/10 1/10 ऐड करोगे तो ही 2/10 आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 1:1, ठीक है। तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू। तो अब वहां पर लिख देते प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू आर्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, तो 5,000 5,000, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर हम लोग का कितना कितना जाएगा? 5 ऐड होगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड होगा 1200 और 800। देखो 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल और 1200 था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और इसका था 800। तो टोटल क्या था? और ये वाला 30,800। और श्याम का कैपिटल में फिर कितना जाएगा? 25 जाएगा, क्योंकि देख लो श्याम का कैपिटल 25,000 से क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। टोटल करने से 98,500 हो जाएगा। अच्छा, अब जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पॉइंट यहाँ पर बता रहे थे ना, तो इसके बाद जो इलास्ट्रेशन 2 है वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पे ही है। लेकिन कैसे समझोगे कि क्वेश्चन हम लोग का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पे दिया है, तो वो हम बताते हैं। देखो क्या पॉइंट देख के समझना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा हम लोग को नोट। मैम थोड़ा वर्किंग नोट 1 दिखाइए ना। देखो इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स, क्यू से सिर्फ क्वेश्चन के लिए क्यू लिखा है, ठीक है। इफ क्वेश्चन रिक्वायर्स एनी और ऑल assets and liabilities, any or all assets or liabilities to be same after admission or retirement then memorandum revaluation account is prepared for the item to be prepared as it is. Step 1, revaluation as it is, revaluation as it is। इसमें हाइफन देके लिखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन ओल्ड PSR in old partner।
Step 2, revaluation of reverse of revaluation. Reverse of revaluation. Reverse of revaluation. Profit and loss share in new PSR in all partners, including incoming partner. तो देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को कब करना पड़ता है, बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि एनी और ऑल एसेट्स और लाइबिलिटी टू बी सेम आफ्टर एडमिशन और रिटायरमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन तो कर रहा है बट हम लोग चाहते हैं कि जो वैल्यू दिख रहा था वही दिखे। जैसे कि देखो ये वाला यहाँ पर हम लोगों ने बिल्डिंग 18 से कितना किया 25, लेकिन हम लोग 18 से 25 तो करना चाहते बट ये चाहते कि बाद में भी वो 18 ही दिखे, तो क्या करोगे? ठीक है, तो 18 में 7 ऐड किया था तो 25 हुआ था। अगर एज इट इज दिखाना है तो फिर से 7000 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो दो बार रिवैल्यूएशन नहीं होगा। जब 7000 ऐड कर रहे हो तो इंक्रीमेंट कर रहे हो, जब डिक्रीज कर रहे हो तो फिर दूसरा रिवैल्यूएशन हो गया। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, if question requires any or all assets or liabilities to be same after admission or retirement, then memorandum revaluation account is prepared for this item to be prepared as it is। तो बोल रहा है कि कैसे प्रिपेयर होगा, पहले तो रिवैल्यूएशन जैसे बनता है वैसे बनाएंगे और प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा सभी हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर से उस रिवैल्यूएशन को हमें रिवर्स करना है और अब हमें न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो न्यू पीएसआर मतलब तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर हो जाएगा ना, तो इसीलिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो ये समझ में आएगा, ये देखो कैसे कौन से पॉइंट से समझ में आएगा कि क्वेश्चन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करने बोला है। हमेशा ऐसा बोलेगा नहीं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। देखो बोल रहा है ए बी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। बैलेंस शीट इनका बता दिया है, ट्रेड पेबल, कैपिटल, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोला है कि on 1/4/2022 they admitted C on the following item। C को क्या लाना पड़ेगा, 50,000 कैपिटल का और 10,000 फॉर गुडविल 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड, ट्रेड रिसीवेबल पे इतना, तो ये कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में, क्योंकि हम लोग का ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है। इन्वेंट्री रिटर्न डाउन करना है तो इसमें भी रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये भी एसेट को कम कर रहा है। फ्री होल्ड जो लैंड है उसका रिवैल्यूएशन होगा 2,40,000 से, अब वो चेक करना पड़ेगा कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। 2 लाख से 2,40,000 हुआ तो इंक्रीमेंट, प्लांट 35 होगा, प्लांट 40 से 35 तो डिक्रीज, फर्नीचर 25 हो जाएगा तो फर्नीचर यानी ये ऑफिस नहीं ये वाला 20 से 25 तो इंक्रीमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 27,525 से तो ये भी इंक्रीमेंट। अच्छा फिर अभी तक समझ में नहीं आया कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है कि नॉर्मल रिवैल्यूएशन करना है। अब बोल रहा है पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन सेम, मतलब ये सब करोगे फिर भी बोल रहे हो सेम रखना है, मतलब डेटर को कम भी करना है बट डेटर वही दिखाना है जो पुराना बैलेंस शीट हमें दिखा रहा है। एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज, और इस वजह से ये लोग अपना बुक वैल्यूज एसेट का या लाइबिलिटीज का चेंज नहीं करना चाह रहे एज ए रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। बोल रहे ये एडजस्टमेंट करने से वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। बोला इन्वेंट्री कम कर दो तो इन्वेंट्री जो है उससे कम दिखेगा, जो फ्री होल्ड लैंड है वो ज्यादा दिखेगा। तो बोल रहे ये सब चेंज कर तो रहे हो बट हमें चेंज वाला नहीं चाहिए, लेकिन ये इम्पैक्ट भी देना है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे,
हाँ, तो इसी से ये लाइन से पता चल रहा है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है। क्वेश्चन कहीं हम लोग को नहीं बोलेगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना के दिखाओ, खुद समझना पड़ेगा। तो अब बोल रहा है नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो रिवैल्यूएशन सिखा देते, देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैसे होता है। तो लिखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर क्वेश्चन बोल दे तो बहुत अच्छा बात है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओ, बट बोलता नहीं है, ठीक है। तुम लोग को पढ़ के देखना पड़ेगा। अगर एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू बुक वैल्यू रखना है या रिमेन सेम ऐसे बोला है, तो इसका मतलब इम्प्लाइड है कि मेमो रिवैल्यूएशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में हमें नॉर्मल रिवैल्यूएशन करना है, जैसा करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले पीबीडीटी क्रिएट करना है डेटर पे। तो डेटर कम होगा तो हम लोग लेजर बना रहे हैं, अब जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो डेटर कम होने से एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होने से लॉस, लॉस होने से डेबिट। कौन डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट, जो कि है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। 2 क्या हो जाएगा, डेटर लिख सकते हो, पीबीडीटी भी लिख सकते हो। पीबीडीटी के लिए तो कम कर रहे हैं ना, तो पीबीडीटी भी लिख सकते हो। कितना होगा, 2% क्रिएट करना है। डेटर कितना था, 25, 25 पे 2% क्रिएट करो। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पर, यहाँ पर इन्वेंट्री को 10% से कम करना है। फिर से लॉस, एसेट है तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री 10% से कम करना है। कितना था, 30,000, तो 3,000। अच्छा, फिर इन्वेंट्री के बाद फ्री होल्ड का वैल्यू, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का 2,40,000 हुआ है, पहले था 2,00,000, तो 40,000 से बढ़ रहा है। बढ़ने से बेनिफिट है क्योंकि एसेट है, तो एसेट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट होगा। $2,40,000 माइनस 2,00,000 कितना हो जाएगा, 40,000। अच्छा, इसके बाद कौन सा एसेट था, इसके बाद है प्लांट। 35 हो गया, पहले था 40, तो कम हो गया, तो इधर आएगा। लॉस है तो इधर आ जाएगा, 40,000 माइनस 35,000, 5,000। अच्छा, प्लांट के बाद हो जाएगा फर्नीचर 25। फर्नीचर पहले था 20, तो 5,000 से बढ़ गया, तो इधर हो जाएगा बाई फर्नीचर। 25 माइनस 20, 5,000। और ऑफिस इक्विपमेंट भी बढ़ गया था, ऑफिस इक्विपमेंट 25 था, 27,500 हुआ, तो 7,500 से इंक्रीज बाई ऑफिस इक्विपमेंट। 7,500, 27,500 और 25 पहले था। ओ अच्छा अच्छा, 2,500, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ नहीं था। देखो रिवैल्यूएशन का देख लो यहाँ पर, ये 1 तो कैपिटल का एंट्री था, गुडविल का। 2, 3, 4 ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड था। 5th नंबर पॉइंट से ये पता चला कि मेमो रिवैल्यूएशन करना है, बस। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। अब देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देना है, जो कि हम लोग स्टेप 1 कर रहे हैं। 47,500, ठीक है। प्रॉफिट अच्छा, ठीक है। 39,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट किन को डिस्ट्रीब्यूट होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो ए और बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2, तो 3/5 और 2/5। तो 39 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना आता है, इंटू 3। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया, जो कि नॉर्मल रिवैल्यूएशन होना चाहिए। स्टेप 2
में बोला है रिवर्स कर दो रिवैल्यूएशन को, तो रिवैल्यूएशन को रिवर्स इसीलिए करेंगे ना, जो एसेट बढ़ा है उसको उतने से ही कम कर देंगे। तो 2 पीबीडीटी को उल्टा लिखो, रिवर्स एंट्री डालो बाई पीबीडीटी। ये तो बस देख देख के लिख देना है, उल्टा एंट्री देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, बाई इन्वेंट्री 3000, बाई प्लांट 5000। प्रॉफिट को मत लिख दो, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं आएगा ना, उल्टा करोगे तो क्या आएगा, उतने का लॉस आएगा। ठीक है, इधर लिखेंगे टू साइड में, हाँ, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 40,000, टू फर्नीचर 5,000, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500। तो इधर अब टोटल आ जाएगा 47,500, इधर भी उतना ही आएगा और बैलेंस भी उतना ही आएगा 39,000। लेकिन ये वाला इधर आ रहा है तो ये क्या होगा, लॉस। तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अभी तीनों में जाएगा, ए बी और सी, क्योंकि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में वही लिखवाया है। देखो पीएल जो भी आएगा, प्रॉफिट या लॉस, न्यू पीएसआर में तीनों पार्टनर में जाना चाहिए। अब न्यू पीएसआर शायद हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5। हम लोग को न्यू पीएसआर नहीं पता, ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाद में एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, तो कैपिटल और बैलेंस शीट जितना जगह रख दो और वर्किंग नोट में बना लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट, ए बी सी, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 2/5, सी कितने के लिए आया 1/5, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, तो लेट 12:8:5 है, टोटल 1 है। तो आफ्टर सी एडमिशन कितना बचेगा, रिमेनिंग 1 - 1/5, तो कितना हो जाएगा 4/5। ये 4/5 किसको बिलोंग करेगा, कौन से रेशियो में, कुछ नहीं बोला है तो एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो 4/5 इंटू 3/5 और 4/5 इंटू 2/5, तो कितना हो जाएगा 12/25, और ये हो जाएगा 8/25। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12/25 8/25। तो यहाँ देखो, और हम सैक्रिफाइसिंग अभी नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में एक नोट लिखवाया था। हाँ, 12:8 ये 5 करना। ठीक है, क्योंकि देखो ये 1/5 है, सभी का बेस तो बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये है 12/25, रेशियो पढ़ा ना मैथ्स में, ये कितना है 5 ये 1 है, तो इसमें क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करके बेस बराबर करोगे ना, तो 12:8:5 हो जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेना चाहिए, नहीं तो गुडविल का एंट्री कैसे करोगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जब कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड पीएसआर इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। बाकी तुम लोग चाहो तो माइनस करके निकाल सकते हो, लेकिन मेहनत क्यों करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3:2, ये हो गया हम लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा, अब नया रेशियो आ गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करो, 12:8:5 में इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, 12:8:5, तो कितना होता है 25 हो रहा है। तो 39,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना होता है, इंटू 7,800। ठीक है, तो ये हम लोग का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, जहां पर हम लोगों ने पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन किया, उसके बाद कैसे रिवैल्यूएशन होगा, रिवर्स रिवैल्यूएशन। रिवर्स करना तो आसान है, देख देख के लिख दो, पहला वाला सही करने से रिवर्स भी सही होगा। सेम, अगर पहले प्रॉफिट आया तो अभी लॉस आएगा, पहले लॉस आया था तो अभी प्रॉफिट आएगा, पहले ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेकेंड टाइम सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जितने लोग रहेंगे, मतलब ओल्ड प्लस न्यू पार्टनर सभी में। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक तो पॉइंट हो गया, फिर हमें बोल रहा है कि
कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है, तो बनाओ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसे बाय बैलेंस बीडी। ये बोला नहीं है कि सभी ने नया पैसा लाया है, मतलब पुराना बिजनेस है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा। तो बैलेंस शीट में देखो कितना लिखा हुआ है, 2 लाख और 1 लाख, ये दिख रहा है 2 लाख और 1 लाख। अच्छा, और बैलेंस शीट में अगर किसी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व है तो वो हमें लिख देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बट नहीं है। देखो लाइबिलिटी साइड में सिर्फ ट्रेड पेबल कैपिटल और इधर सब एसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब पार्टनर को और क्या देंगे, अच्छा नया पार्टनर जो पैसा लाए उसका एंट्री कर दो, बाय बैंक। सी ने कितना लाया एज ए कैपिटल 50,000, तो यहाँ पर लिख देते बाय बैंक, सी के अकाउंट में 50,000, ठीक है। अच्छा, और ये जो गुडविल लेके आया ये कैश में लाया क्योंकि बोला है फॉर गुडविल कितना लाया 10,000, तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीस कैपिटल, ठीक है। तो फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे यहाँ पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तभी तो आएगा एस कैपिटल और बीस कैपिटल में कितना आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ वर्किंग नोट जो बनाए थे यहाँ कर सकते हैं, हाँ, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने को, 10,000 को, तो ये हो जाएगा 3/5 और हाँ 4,000 और 6,000, तो यहाँ लिखते 6,000 ए के कॉलम में और 4,000 बी के कॉलम में, ठीक है। अच्छा, अब और क्या जाएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखो 23,400 और 15,600, और तो कुछ था नहीं। देखो ये कैपिटल लिख दिया, गुडविल लिख दिया, इसके बाद तो रिवैल्यूएशन था जिसका तो हम लोगों ने एंट्री वेंट्री कर रखा है, वहां से देख के लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 23,400 और एक अमाउंट है और लॉस लिखो उधर 23,400 और 15,600, और जो लॉस है वो किधर जाएगा, इधर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये देखो कितना कितना निकाला अभी, 18,720, 12,480, 7,800, ठीक है। बस अब निकालना पड़ेगा बैलेंस टू बैलेंस सीडी, Balance measure. তারপরে এটা একবার মিশে যাচ্ছে প্যারেন্টসমেন্ট রুলার বছর 680। अच्छा এটা 1,07,120। 1,07,120, আর সি এর 42,200। तो इसका मतलब है देखो सी ने 50,000 कैपिटल लाया बट उसे रिवैल्यूएशन लॉस लेना पड़ा 7,800, तो उसका कैपिटल कम होके हो गया 42,200। बी का पहले से कैपिटल था 1,000, गुडविल का 4,000 मिला, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15,600 मिला, बाकी रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से 12,480 कम हो गया, इसका कैपिटल क्लोजिंग इतना दिख रहा है। सेम बी के ए के लिए भी हो रहा है। अब बनाना है बैलेंस शीट, जो প্রফিট লস কেন প্রফিট দেয় না লস কেন দেয় এরকম নয়। দেখো রিভ্যালুয়েশনে ওরা চেয়েছিল যদি আগে লস হতো পরে প্রফিট হতো, মানে রিভ্যালুয়েশনে ওরা চেয়েছিল যে রিভ্যালুয়েশন করে যেটা, কিন্তু মেমোরেন্ডাম করতে গেলে তো যা ছিল অ্যাজ ইট ইজ রাখবে না। তাহলে যেমন ধরো একটা সিম্পল যদি এক্সাম্পল দিই, একটা অ্যাসেট 100 টাকার ছিল, ঠিক আছে, সেটা 10 টাকার বাড়িয়েছে আবার 10 টাকার কম করেছে, তাহলে 100ই আছে। এবারে এই প্রফিটটা ওল্ড পার্টনারদের মধ্যে ধরো এ বি ছিল এদের মধ্যে যাবে, আর এই যে লসটা আছে সেটা এ কেও দেবে বি কেও দেবে সি কেও দেবে। এবারে ओल्डটা কেন डिस्ट्रीब्यूट, देखो ओल्ड का कैन डिस्ट्रीब्यूट होচ্ছে, ओल्ड इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना क्योंकि ये
एसेट किसने जनरेट किया था? ओल्ड पार्टनर ने, तो उस पे रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट किसको मिलना चाहिए? ओल्ड को ही मिलना चाहिए, ठीक है। आप जब रिवर्स कर रहे हो तो उसका बेनिफिट न्यू पार्टनर को मिले, बेनिफिट हो या लॉस हो रिवर्स करने पे। इसीलिए इसीलिए जब सेकेंड टाइम हो रहा है तो सभी को मिले, क्योंकि अगर एसेट का जो जैसा था वैसा ही रहा तो उसको तो वो पुराना वाला बैलेंस शीट का इम्पैक्ट ही तो मिलेगा ना, जो इनकमिंग पार्टनर है, इसीलिए उसको भी इम्पैक्ट दिया जाता है। अब इसमें देखो बैलेंस शीट सबसे आसान होता है, क्यों? क्योंकि तुम लोग का जो है वो देख देख के लिख देना है, क्योंकि यहाँ जितने भी एसेट है जो वैल्यू पे अपियर कर रहे हैं वही करेगा, क्योंकि 2 लाख में पहले क्या होगा, अगर लिखना ही चाहते हो तो हम एक लिख के दिखा देते, सारा नहीं लिखेंगे, मतलब कैसे करके एड लेस हो रहा है, सब लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो 2 लाख पहले क्या होगा, 40,000 ऐड फिर 40,000 लेस, वही तो मेमोरेंडम हुआ ना, 40,000 ऐड और 40,000 लेस, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख ही रहेगा। मतलब अगर मेमो रिवैल्यूएशन रहा तो बैलेंस शीट जैसा है वैसा ही रहेगा, तो प्लांट 40, फर्नीचर 20 लिखते जाओ, प्लांट 40, बाकी घर पे ऐसे लिख लेना ब्रैकेट देके अगर लिखना चाहते हो तो, फर्नीचर 20, फिर था ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट 25। अच्छा, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद इन्वेंट्रीज 30, ट्रेड रिसीवेबल 25, इन्वेंट्रीज 30, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 25। अच्छा, बैंक का लेकिन चेंजेस होता है, बैंक चेंज हो सकता है, ठीक है। बैंक 10,000 था, अब इसमें क्या ऐड करोगे? हाँ, तो कैपिटल कितना लाया, सी का था कैपिटल, ये रहा 50,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 50,000 प्लस 10,000, तो कितना हो गया 70,000, ठीक है। और इधर ट्रेड पेबल लिखो, ट्रेड पेबल 50,000 जैसा था वैसा ही रहेगा, वैसे तो इसमें कोई चेंजेस हुआ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। और कैपिटल ए बी और सी कहां से लिखोगे, कैपिटल अकाउंट से लिखोगे, देख देख के, 2,10,680, 1,07,120, फिर 42,200, 4,10,000। हाँ, देखो ये जो टोटल है, ये जो 3,50,000 ये तो आएगा ही आएगा एसेट साइड में, ठीक है, बस इसमें कितना ऐड हो जाएगा 50 और 10 60, तो 3,50,000 में 60 ऐड होने से कितना हो जाएगा 4,10,000, सब ऐड करने का जरूरत नहीं, बस चेक करना चाहिए कि इधर भी हम लोग का 4,10,000 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, तो अगर आ गया है तो सही। ठीक है, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन है कि नहीं वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से ही समझ में आएगा, अगर बोल देगा कि एज इट इज रखना चाहता है पार्टनर लोग, एसेट का वैल्यू जैसे था लेकिन रिवैल्यूएशन भी चाहता है, तो फिर हम लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करते ম্যাম একটু পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা একটু দেখুন। हैं। ठीक है, आज इतना ही करना। मैम एक बार वर्किंग नोट 1 दिखा दीजिए। ये এটা লেখা হয়ে গেছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল, নাসরিন লিখছিল লেখা হয়ে গেছে, তাহলে ওয়ার্কিং নোট 1টা দেখিয়ে দিচ্ছি সলিউশন। লিখেছো? হ্যাঁ ম্যাম। वर्किंग नोट 1 ये रहा।
हो गया।